हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे मैनेजमेंट विषय पर आगे बढ़ते हुए हम यूनिट नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। जैसा कि हम मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 3 में कुछ प्रारंभिक अवधारणाएं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और इन बेसिक कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं जिसका नाम था प्लानिंग। प्लानिंग यानी नियोजन। तो प्लानिंग सीखने के बाद आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसका नाम है संगठन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम संगठन का अर्थ और परिभाषा यानी मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद संगठन के 4 आधार हैं। 4 आधार, एक भाई साहब हैं मिस्टर लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं जिन्हें आप 4P के नाम से जानते हैं। 4P यानी पर्पस, प्रोसेस, प्लेस एंड पर्सन। इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद संगठन की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आपने प्लानिंग में पिछली क्लास में एक साइकिल देखी थी, वैसी साइकिल ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है और इस प्रक्रिया के 4 चरण माने गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संगठन के ढांचे की। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में 2 देखेंगे, फंक्शनल एंड डिविजनल। और लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, आखिर संगठन क्या है। तो आपको संगठन का अर्थ बताने के लिए सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसा कि आप सभी के स्कूल में और कॉलेज में कभी ना कभी कोई बड़ा फंक्शन हुआ होगा, हर साल ही होता है। तो कॉलेज में इतना बड़ा फंक्शन बहुत अच्छे से ऑपरेट किया जाता है और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया जाता है। उसके पीछे क्या कारण होता है? उसके पीछे का पहला कारण देखिए क्या होता है। कॉलेज में क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बना देते हैं और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है, यानी उसको जवाबदारी सौंप दी जाती है। जैसे आप क्या करेंगे, आप सजावट का काम करेंगे, जो सजाने का काम है। आपका ग्रुप क्या करेगा, आपका ग्रुप भोजन पानी की व्यवस्था देखेगा। आपका ग्रुप क्या करेगा, आपका ग्रुप जो अतिथि आएंगे गेस्ट, उनके स्वागत सत्कार करेगा। मतलब आपने क्या किया, आपने किया है कार्यों का विभाजन। क्या किया है आपने? कार्यों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क। तो यह भी संगठन का काम है, पहला। दूसरा, अब जितने भी ग्रुप आपने कॉलेज में बनाए फंक्शन के लिए, वो सब अपने अपने इंडिविजुअल काम नहीं करेंगे, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से सामंजस्य बनाएंगे। तो इनके बीच में दूसरी जो बात है वो है कोऑर्डिनेशन। 2 चीजें आपने सीख ली, एक तो डिवीजन ऑफ वर्क यानी लोगों के अलग अलग ग्रुप को, लोगों के अलग अलग समूह को कार्यों को बांटना, और उन समूह में आपस में क्या होना चाहिए, उन सभी ग्रुप में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और तीसरी बात क्या सीखते हैं कि सभी का, जितने लोग काम कर रहे हैं उस फंक्शन में, सबका पर्पस क्या है। सबका पर्पस यही है कि कैसे भी कॉलेज के इस फंक्शन को बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट करना है, अच्छे से सक्सेस करना है। मतलब उन सभी को जो उद्देश्य है, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबका कॉमन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये जो 3 काम है, यही काम कहां होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। संगठन के 3 काम आपको समझ में आ गया है। साझा उद्देश्य होना जरूरी है, कार्यों का डिवीजन होना जरूरी है, और हर ग्रुप में, हर यूनिट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संगठन। संगठन के लिए एक भाई साहब हैं मिस्टर L.D. व्हाइट। L.D. व्हाइट की एक बात याद रखेंगे। L.D. व्हाइट ने बताया है कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो उन्होंने 3 बातें बताई हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। यदि मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, संगठन, ध्यान से लिखना क्या लिखा मैंने, संगठन के संगठन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों एक ही बात है, तो कई बच्चों को लगता है ये एक ही है। बेटा, ये दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं संगठन। और ये क्या होता है? ये संगठन होता है। इट मींस कंपोजिशन, किससे मिलकर वो बना है। तो आपसे पूछेगा L.D. व्हाइट ने संगठन के कितने तत्व बताए हैं, आप बोलेंगे 3 बताए हैं। 3 संगठन के 3 तत्व हैं। पहला तो साझा उद्देश्य, लिखते जाएंगे, साझा उद्देश्य। साझा उद्देश्य मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। जैसे अभी मैंने बताया था, कॉलेज में सभी का एक ही उद्देश्य है कि हमको कॉलेज का प्रोग्राम अच्छे से ऑपरेट करना है। दूसरा एक दूसरे के जो ट्राई है, इफोर्ट है, संबद्ध, लिख देते हैं, संबद्ध प्रयास होना चाहिए। अब ये संबद्ध प्रयास क्या होता है? या तो एलाइड इफोर्ट लिखें इसको, या फिर रिलेटेड इफोर्ट लिखें। इफोर्ट मतलब जिनके भी प्रयास है, जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, और तीसरा क्या बोला है? व्यक्ति। अब व्यक्ति होना तो जरूरी है। व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? पर्सन, क्योंकि पर्सन इसलिए बोल रहे हैं कि जो संगठन होता है, क्या वो वस्तुओं का संगठन होता है? टेबल कुर्सी, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है? नहीं, इंसानों का होता है। हमारे और आपकी तरह मनुष्य जो होते हैं, उन्हीं का संगठन होता है। तो क्या चीजें बताई हैं? L.D. व्हाइट ने संगठन के 3 तत्व बताए हैं। 3 तत्व जिनसे मिलकर संगठन बना है। पहला कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा इसमें पर्सन होते हैं, तीसरा जितने भी लोग प्रयास करते हैं सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना, एलाइड इफोर्ट होता है। तो 3 हो गया, कॉमन ऑब्जेक्टिव, एलाइड इफोर्ट एंड पर्सन। ये L.D. व्हाइट ने संगठन के
तीन संगठन बताए हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशन याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स आप याद करेंगे, कीवर्ड से आप पहचान जाएंगे कि किसका डेफिनेशन है। अभी आपको मैंने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, कॉलेज के एग्जाम्पल में जिन तीन चीजों को आपने देखा, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आपने देखा सबका एक ही उद्देश्य था, आपने लोगों को काम डिवाइड किया और सब में कोऑर्डिनेशन था। यही तीनों शब्द इसकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी परिभाषा बना देंगे। तो जो परिभाषा बनेगी, कंप्लीट परिभाषा यदि किसी ने दी है तो वो है मिस्टर लूथर गुलिक। तो याद रखेंगे, यदि डेफिनेशन आती है तो मिस्टर लूथर गुलिक की आ सकती है। मैं लिख देता हूं, सबसे पहला लाइन लिखा है उन्होंने, सत्ता का औपचारिक ढांचा, फॉर्मल स्ट्रक्चर। सत्ता का औपचारिक ढांचा, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, औपचारिक ढांचा। औपचारिक ढांचा इंग्लिश में लिख लेंगे फॉर्मल स्ट्रक्चर। इतना लिखा है कि संगठन क्या है? संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, जिसके द्वारा क्या होता है, इस संगठन के द्वारा जो साझा उद्देश्य है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, कार्यों को विभाजित किया जाता है। तो हमारी बात आएंगी सारी निकलकर, इसी के आगे बोला है जिसके द्वारा साझा उद्देश्यों की पूर्ति, साझा उद्देश्यों की प्राप्ति। अभी मैंने आपको बताया था सबके लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव है। साझा उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, कार्यों का विभाजन, ये लिख दिया, एंड निर्धारण। ये है इनकी डेफिनेशन, कार्यों का विभाजन, इट मींस डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिटरमाइनिंग ऑफ वर्क। इसको आप बोल सकते हैं कार्यों का निर्धारण या विभाजन करना। और सभी में क्या होना चाहिए, सभी में समन्वय होना, यही संगठन की परिभाषा है। तो संगठन की परिभाषा लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है और उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। अब आप बताइए, कॉलेज के फंक्शन में आपने क्या देखा था, साझा उद्देश्य होंगे, दूसरा क्या देखा था, कार्यों का विभाजन होगा सभी ग्रुप में, और तीसरा सब में कॉमन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। वही तीन शब्द जो आपने कॉलेज के एग्जाम में, कॉलेज के फंक्शन में अभी आपने देखे एग्जाम्पल में, वही तीनों शब्द। तो आपको याद हो गया ये किसकी परिभाषा है बेटा, गुलिक की परिभाषा याद हो गई कि पूरी फुलफिल परिभाषा किसने दी है, गुलिक ने। गुलिक की ही सबसे बेस्ट परिभाषा मानी गई है क्योंकि उन्होंने सारी बातें की थी। अब दूसरे नंबर पर एक परिभाषा देखते हैं जो दी है मिस्टर मूने ने। मूने को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मूने ने एकदम सिंपल परिभाषा दी है। मूने ने बोला है कि जितने भी मानव हैं, मनुष्य, यदि ये ग्रुप में है तो ये संगठन है। फॉर एग्जांपल आरएसएस, फॉर एग्जांपल बीजेपी, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो लिख देते हैं। मगर उनमें एक कॉमन बात बोलेंगे, यही है उसकी कॉमन बात, कि जितने भी लोग ग्रुप में हैं, ग्रुप में तो हैं, मगर वो क्या होना चाहिए, उनका सभी का उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए। तो क्या लिख रहे हैं, साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, साझा उद्देश्यों मतलब इंग्लिश में क्या बोला, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा बनाई गई, प्रत्येक मानव सभा या फिर समूह, सभा की जगह यह भी लिख सकता है प्रत्येक मानव सभा। ये इसका कीवर्ड है बेटा। कीवर्ड क्या है कि हर मानव सभा को क्या मान रहा है, वो संगठन मान रहा है। कौन, मूने बोल रहा है जितने भी मानव का ग्रुप बना, जैसे किसी मनुष्य का ग्रुप बना, आप उसे संगठन बोल सकते हैं, मगर कॉमन क्या होना चाहिए, सभी के जो ग्रुप बना है उन सभी का कॉमन पर्पस होना चाहिए, यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक डेफिनेशन और लिख देते हैं मिस्टर चेस्टर बर्नार्ड की। मिस्टर चेस्टर बर्नार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने सबसे पहले लिखी ताकि आपको याद हो जाए, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप अपने कॉलेज के फंक्शन से याद कर लेंगे। साझा उद्देश्य होना चाहिए, कार्यों का विभाजन होना चाहिए, और जितने भी ग्रुप बने उनमें सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो चेस्टर बर्नार्ड क्या बोल रहे हैं, चेस्टर बर्नार्ड वास्तव में बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, जो वो एक्टिविटी करते हैं, उनकी एक्टिविटी में यदि कोऑर्डिनेशन है तो फिर वो समन्वय है। तो लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक। तो भैया ये तो कॉमन शब्द है, 2 या 2 से अधिक मतलब एक व्यक्ति का तो संगठन बनेगा ही नहीं, मैं अकेला अपने आप का तो संगठन नहीं बना पाऊंगा, 2 लोग तो होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्तियों की गतिविधि मतलब एक्टिविटीज, इंग्लिश में लिख लेना एक्टिविटीज, ये इसका कीवर्ड बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों के सोचे समझे तालमेल की व्यवस्था, मतलब तालमेल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो लिख दो गतिविधियों के सोचे
सोचे समझे तालमेल, तालमेल की व्यवस्था, की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? संगठन। ये आपका है कीवर्ड्स। इसमें कीवर्ड्स क्या मिला आपको? एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। उन्होंने बोला जो भी एक्टिविटी है उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यही बात किसने बोली है? मिस्टर चेस्टर बर्नार्ड ने। और यदि आपको बोलना है तो फिर एक और लिख लीजिए, एक बार पढ़ के जाना, क्या पता कौन सी डेफिनेशन आ जाए, आपको एक नंबर देकर जाएगी और एक एक नंबर इकट्ठे करते हुए आप पटवारी के अपने रास्ते पर पहुंच पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो एक और लिखेंगे, उर्विक की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उर्विक की परिभाषा, लगभग ऐसे ही है, बस उर्विक बोलेगा, यहां तक तो उर्विक भी बोलेगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों को निर्धारित करना और उनको ग्रुप में लाना, समूहीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना अलग अलग ग्रुप में, बस इतनी सी बात बोलेगा। तो लिख लीजिए, किसी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधि, तो लिख देते हैं किसी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य सब में ये रहेगा, किसी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधियों लिख दिया है। किसी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधियों को डिसाइड करना, निर्धारित करना, डिटरमाइन करना, गतिविधियों को निर्धारित करना। एंड लगा के क्या बोलेगा, पहले इतना समझ लीजिए, कोई भी उद्देश्य के लिए जो भी एक्टिविटी हो रही है, मैंने अभी आपको कॉलेज में क्या बोला था, सबकी अलग अलग एक्टिविटी डिसाइड करो, तुम क्या करोगे, तुम खाने का देखोगे, तुम सजावट का देखोगे। तो वही बात तो बोल रहे हैं कि जरूरी जो भी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधियां हैं, ये लिख दिया एक्टिविटीज को, ये लिख दिया डिटरमाइनिंग करना, यानी निर्धारित करना। और निर्धारित करने के बाद क्या करना बेटा, उनको अलग अलग ग्रुप बनाना, हर व्यक्ति का काम दे दिया और सबका ग्रुप बना दिया। तो बोल रहा एंड उन्हें समूह में व्यवस्थित करना, उन्हें समूह में व्यवस्थित करना। ये हो गई आपकी चारों परिभाषा, यही मेन परिभाषाएं हैं, इसका याद रखेंगे, समूह में व्यवस्थित करना। तो देखिए यहां पर ग्रुपिंग की बात कर रहा है वो, यहां पर वो ग्रुपिंग की बात कर रहा है, यहां पर वो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, यहां पे वो हर मानव की सभा को मान रहा है, और यहां ये पूरी परिभाषा दे रहा है। आप खुद देख लीजिए, एक व्यक्ति कोऑर्डिनेशन की बात करता है, सारी एक्टिविटियों में कोऑर्डिनेशन। एक व्यक्ति बोलता है एक्टिविटीज को डिसाइड करो और उनकी ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग मतलब समूह बना दो, ठीक है ना, दो। और तीसरा व्यक्ति बोलता है हर जगह मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य रहेगा तो वो संगठन है। और चौथा व्यक्ति लूथर गुलिक है, यही प्रॉपर बोलता है, क्योंकि उद्देश्यों की भी बात करता है और ग्रुपिंग की भी बात करता है, कार्यों का डिवीजन करना मतलब ग्रुपिंग करना, और समन्वय की भी बात करता है। तो ये चार डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना। किताबों में 4, 5, 6, 8 दी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में आती है बेटा। तो शुरू करते हैं, अब जो पढ़ना है वो मेन क्या है। अब हम शुरू करते हैं संगठन के 4P क्या है। तो आप देखते जाइए, 10-10 मिनट के टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएंगे, छोटे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दूसरा डायमेंशन क्या है। दूसरा डायमेंशन लिख लीजिए, संगठन के आधार। संगठन के आधार। कोई आपसे पटवारी के एग्जाम में पूछेगा कि संगठन के कितने आधार माने गए हैं, आप बोलेंगे 4 आधार माने गए हैं अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक। नाम भी लिख लेंगे, गुलिक ने बताए हैं, गुलिक द्वारा इसे 4 आधार बताए गए हैं, लिख देते हैं। इसको आप 4P बोलेंगे, या फिर वो ऐसा पूछ लेगा गुलिक के 4P में, ये लिख देते हैं 4P में कौन कौन शामिल है। तो लिख देता हूं 4P में पहला P, दूसरा P, तीसरा P और चौथा P। 4P में पहला है पर्पस, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है प्लेस और चौथा है पर्सन। तो एकदम सिंपल है, लिख देते हैं पर्पस से बनेगा हिंदी में उद्देश्य। इंग्लिश में याद करेंगे क्योंकि इंग्लिश में आपका फॉर्मूला है 4P, है ना, और उन्होंने इसी रूप में बताया है उसको 4P के रूप में, उद्देश्य। दूसरा है प्रक्रिया का इंग्लिश बनाएंगे आप प्रोसेस। तीसरा है व्यक्ति का इंग्लिश बनाएंगे आप पर्सन। और चौथा है प्लेस का बनाएंगे स्थान। बस ये छोटी सी बात है, इसको याद कर लीजिए। उन्होंने क्यों बताया ये, उन्होंने बताया कि इन 4 आधार पर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। कोई संगठन बेटा उद्देश्य के आधार पर बनता है, कोई संगठन प्रोसेस के आधार पर बनता है, कोई पर्सन के आधार पर बनता है, और कोई स्थान के आधार पर। तो कैसा बोल रहे हैं, देखो वो ऐसा बोल रहे हैं, सबसे पहले उद्देश्य का मतलब होता है कि हर संगठन का अलग उद्देश्य है। तो काम पर आधारित, काम यानी आपका उद्देश्य क्या है, तो लिख देते हैं काम पर आधारित, इसमें जाएगा, लिखने जाइए, छोटे से एग्जाम्पल देना है। काम पर आधारित। तो जैसे काम पर आधारित मतलब आपका उद्देश्य क्या है। रक्षा विभाग, अपने भारत के सारे लेंगे, रक्षा विभाग आप समझते हैं, है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है आपका, तो रक्षा विभाग हो गया। या फिर मैं आपसे बात करूं, आपके मोदी जी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। या फिर मैं बात करूं लेबर डिपार्टमेंट होता है, जो लेबर्स की बात करता है, तो लिख देते रक्षा। उदाहरण एग्जांपल दे रहे हैं, कभी छाटने को आ जाए एग्जांपल, रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इंग्लिश में लिखते जाना, हेल्थ डिपार्टमेंट, और तीसरा श्रम विभाग, और जो भी आप लिखें श्रम विभाग यानी लेबर डिपार्टमेंट। इसके बाद प्रक्रिया में वो किसको रख रहा है, प्रक्रिया में बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनमें काम को करने की तकनीक यानी टेक्निक के बेस पर बनते हैं। तो कार्य में जो टेक्निक लगाई जाती है, जैसे लिख देते हैं कार्य की तकनीक के आधार पर, कार्य की
तकनीक कौन सी? तकनीक के आधार पर जैसे जैसे अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग सबसे अलग ही विभाग है। स्पेस, आपका जो स्पेस जो सैटेलाइट भेजता है इसकी प्रोसेस सबसे अलग है। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग के बाद आप लिख सकते हैं कानून विभाग, इलेक्ट्रॉनिक भी एक डिपार्टमेंट होता है, लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए कानूनी विभाग। इसके बाद लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। उसके बाद बोल रहा है व्यक्ति से मतलब क्या है? व्यक्ति से मतलब बोल रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या बनता है? स्त्री सेवा कल्याण विभाग, ठीक है ना, तो स्त्री कल्याण विभाग। कुछ आदिवासियों के लिए बनता है तो आदिवासी कल्याण विभाग, तो लिख देते हैं। जो किसके लिए, इनका मतलब व्यक्ति का मतलब कि आपका कस्टमर कौन है, कस्टमर मतलब आप किसके लिए काम कर रहे हैं, कस्टमर नहीं बोल सकते। सेवा किसको मिलेगी? आप जो संगठन बना रहे हैं उसकी सर्विस किसको मिलेगी? महिलाओं को मिलेगी या तो आदिवासियों को मिलेगी, तो सेवा प्राप्त करने वाले, लिख देता हूं सेवा प्राप्त करने वाले, सेवा प्राप्त करने वाले। जैसे एग्जांपल से समझ जाएंगे। स्त्री कल्याण विभाग एक, फिर उसके बाद लिखेंगे आदिवासी कल्याण विभाग, आदिवासियों के लिए बना है आदिवासी कल्याण विभाग, स्त्री कल्याण विभाग। और फिर आप लिखे दो पुनर्वास मतलब मान लीजिए कोई डैम बना है उसमें कई लोग डूब में आ गए हैं तो उनके लिए पुनर्वास विभाग बना है, पुनर्वास, ठीक है ना, उनको वापस से डेवलप करने के लिए पुनर्वास डिपार्टमेंट। अब आया चौथा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। प्लेस का मतलब पर्टिकुलर उनका एरिया होता है, तो लिख लेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में उतने ही लोग आएंगे, लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के क्षेत्र में, संगठन का क्षेत्रीय भूभाग, इसका मतलब टेरिटोरियल से माना गया है। भूभाग मतलब कितना क्षेत्र आ रहा है। जैसे मैं आपको रेलवे का बताऊं, रेलवे का आपका जोन जबलपुर, तो जोन जबलपुर का एक एरिया होगा, उतने में जबलपुर जोन लगेगा। कोई इलाहाबाद में अलग जोन लग जाएगा ना, रेलवे के अलग अलग जोन होते हैं 17, तो लिख देंगे रेलवे का रीजनल ऑफिस हो गया है। उसके बाद दामोदर घाटी आपको मालूम है एक प्रोजेक्ट है, भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और दामोदर घाटी का जो एरिया है वो तो उतना होगा, वो यहाँ आके तो काम करेगा नहीं चंबल पे, तो ये एरिया के अकॉर्डिंग बने, स्थान के अकॉर्डिंग, तो लिख देते हैं दामोदर घाटी डिपार्टमेंट लिख दिया। इसके बाद लिख दिया रेलवे का रीजनल ऑफिस, रीजनल मतलब क्षेत्रीय कार्यालय इत्यादि कार्यालय। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना नहीं करते हुए थोड़े से एग्जांपल देख लेना आपको ठीक लगे तो, वरना इतना जरूर याद रखना कि गुलिक ने बताया है 4P का मतलब याद रखना, पूछ लेगा इसमें से क्या शामिल नहीं है। P का मतलब पर्पस है, P का मतलब प्रोसेस है, P का मतलब पर्सन है, P का मतलब प्लेस है। और ये 4P दिया किसने है? लूथर गुलिक ने। और ये पढ़ क्या रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं संगठन के आधार। तो ये आपका दूसरा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं तीसरे पे। तीसरे में बात करते हैं संगठन की प्रक्रिया भी छोटी सी है बेटा, 4 चरण है इसके, लिख देते हैं। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, ठीक है ना। अगर संगठन में बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊं? आप खुद बनाना चाहते हो, यदि आप खुद कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे और चौथे नंबर पे। तो 4 प्रोसेस में लिख देता हूं। सबसे पहला ये रही, पहले लिख देते हैं, पढ़ क्या रहे हैं? संगठन की प्रक्रिया में साइकिल में कितने चरण माने गए हैं? 4 चरण माने गए हैं। लिख देता हूं बेटा, ये पहले आप ये काम करेंगे, उसके बाद आप ये काम करेंगे, उसके बाद आप ये काम करेंगे, और लास्ट में आप ये काम करेंगे, आपका संगठन बन गया। 4 काम संगठन में किए जाते हैं। क्या क्या? पहला कार्यों की पहचान मतलब कौन सा कार्य है, कौन कौन से कार्य हैं, और उन कार्यों को अलग करो। कैसे? ये जैसे हॉस्पिटल की बात करूं तो भैया एक तरफ वाले इंजेक्शन लगाने वाले कार्य अलग है ना, ब्लड डोनेशन वाले कार्य अलग, एक्सरा करने वाले कार्य अलग, ऑपरेशन करने वाले कार्य अलग। तो आप बोल रहे हैं कार्यों की पहचान करिए और उसे डिवाइड करिए अलग अलग ग्रुप में, कि ये एक जैसे काम है, ये भी एक जैसे काम है, मतलब जिस फंक्शन का जैसा नेचर है उसको वैसा डिवाइड कर दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए उसकी। तो लिख रहे हैं कार्यों की पहचान फंक्शन, पहचान एंड क्या करना है? एंड विभागीकरण नहीं, इस विभाजन डिवीजन ये लिख दिया मैंने। कार्यों को पहले छाटिए। तो आपने क्या किया बेटा, इसमें क्या किया? एक जैसे जो कार्य हैं उनको छांट लिया, कि सारे एक जैसे कार्य इधर हो जाओ, जैसे मैं छाटता हूं, एक जैसे कार्य इधर कर दिए, ये एक जैसे कार्य, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये भी एक जैसे हैं, इनको इधर कर दिए, इनको देखिए ये भी एक जैसे हैं, ये थोड़ा बड़े गोले बना रहा हूं मैं, ये एक जैसे। ये कार्यों को आपने अलग अलग डिवाइड कर लिया। अभी डिवाइड किया है, अब इनका ग्रुप बना दीजिए, है ना, इनका डिवाइड। तो भैया सब बॉक्स में आ जाओ, ये तुम भी बॉक्स में, तुम्हारा डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा। तो इसी के बाद दूसरा काम क्या आएगा? पहला काम आएगा डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का विभाजन। दूसरा क्या आएगा बेटा? दूसरा आएगा विभागीकरण मतलब डिपार्टमेंट में बांटना है। अलग अलग डिपार्टमेंट दीजिए, किसको? जो एक जैसे कार्य हो उनका एक डिपार्टमेंट बनाइए। इसका डिपार्टमेंट रक्षा विभाग,
इसका डिपार्टमेंट वित्त विभाग, इसका डिपार्टमेंट रेलवे विभाग। जैसे जैसे भारत सरकार कितने सारे काम करती है, कोई रेलवे का भी वही करती है, उद्योग का, श्रम का, महिला का, मानव संसाधन। तो सरकार के कितने विभाग होते हैं आपको पता है, रेलवे डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, इसको इंग्लिश में लिख लेना डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने को क्या बोल रहा है वो विभागीकरण बोल रहा है। पहले में क्या बोला, पहले में कार्यों को छांटा है, विभाग नहीं बनाया। छांट दीजिए, आप छट गए हैं तो उनका अलग से डिपार्टमेंट बना दीजिए, ठीक है ना। रेलवे वाला ये रहा, रक्षा वाला ये रहा, सबका अलग अलग काम। कार्यों को पहले छांटिए, उसके बाद कार्यों को ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप बनाने को वो क्या बोल रहा है, विभागीकरण बोल रहा है। तीसरा, अब भैया सबका काम डिसाइड करिए कि रेलवे में कौन काम करेगा। तुम रेल मंत्री हो, तुम वित्त मंत्री हो, तुम होम मिनिस्टर हो, अमित शाह हो तुम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन, ये हो गया विभागीकरण। यहां लिखेंगे कर्तव्यों का निर्धारण, कर्तव्यों का निर्धारण। इट मींस यहां पर कार्यों का डिवीजन कर रहे थे, कार्यों की पहचान कर रहे थे। यहां कर्तव्य कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, कर्तव्यों का मतलब किस डिपार्टमेंट का क्या ड्यूटीज होगी, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या काम करेगा। तो डिटरमाइनिंग ऑफ फंक्शन, डिटरमाइनिंग या निर्धारण, ड्यूटीज, कर्तव्यों को ड्यूटीज भी लिख सकते हैं, ड्यूटीज। ये हो गया कर्तव्यों का निर्धारण, मतलब कौन क्या काम करेगा, किस कर्मचारी को कौन सा विभाग देना है। यहां पर योग्यता का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम एक्सरे वाला डिपार्टमेंट दे रहे हैं, एक्सरे वाले डिपार्टमेंट में किसको भेजेंगे, जिसको एक्सरे का नॉलेज होगा। हड्डी वाले में किसको भेजेंगे, जो हड्डी रोग का डॉक्टर होगा। आंख वालों में किसको भेजोगे, जो नेत्र रोग की विशेषज्ञ है। आप क्या कर रहे हो, आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप योग्यता के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे हैं। इसी को मैं बोल रहा हूं कर्तव्यों का निर्धारण करना। और लास्ट में आप बोलेंगे जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग संबंध का सत्यापन। तो इंग्लिश में लिख रहा हूं रिपोर्टिंग संबंध, मतलब रिपोर्टिंग संबंध मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मेरा सीनियर कौन है, मेरा जूनियर कौन है, मैं किसको आदेश दूंगा, मैं किससे रिपोर्ट लूंगा। मैंने आपको बताया था ऐसे होते हैं संगठन, ठीक है। ऊपर से क्या आता है, ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे से क्या जाता है, नीचे से रिपोर्ट जाती है। आप पटवारी यहां बन गए, ये रहे आप पटवारी, आपके ऊपर ये रहे आपसे बड़े अधिकारी, ये रहे नायब तहसीलदार, उनके ऊपर ये रहे तहसीलदार। तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार आपको आदेश देगा, कमांड करेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, संगठन में ये बात भी तो क्लियर होना चाहिए कि हम किस, हमारे ऊपर का ऑफिसर कौन है, हम किसको रिपोर्ट करेंगे और किसके अंडर में हमारे हैं, मतलब कौन हमको आदेश देगा। तो इसी को बोलते हैं किससे आदेश मिलेगा और किसको रिपोर्ट देंगे। इसी को बोल रहा है रिपोर्टिंग संबंध। रिपोर्टिंग संबंध का सत्यापन मतलब रिपोर्टिंग संबंध मतलब किसको कौन रिपोर्ट कर रहा है। लिख लेना भली नॉलेज के लिए कि आदेश किससे आएंगे और रिपोर्ट किसको जाएगी। आदेश किससे आएंगे, आदेश कौन देगा और रिपोर्ट किसको देंगे। जब काम कर लेंगे तो रिपोर्ट भी तो देना पड़ेगी ना अपने बॉस को। रिपोर्ट किसको देंगे, आप लोग पटवारी का काम करके रिपोर्ट देंगे ना। तो चार चीजें कितनी सिंपल है, चारों यदि आ गई कि भैया चारों संगठन की प्रक्रिया क्या है, इसके चार चरण को जमाइए या आगे पीछे जमा के दे दिए, कौन सा गलत है तो आप पहचान जाएंगे। पहले कार्यों को पहचानिए, कार्यों को अलग अलग कर दीजिए, फिर जो अलग तो हो ही गए हैं उनका ग्रुप बना दीजिए। मतलब डिपार्टमेंट बना दीजिए। अब डिपार्टमेंट बन गए, अब सबको काम सौंपिए। चलो आप डॉक्टर साहब आंख वाला देखो, आप क्या करो, आप सुई लगाओ, आप एक्सरा करो, आप ब्लड डोनेशन पैथोलॉजी लैब देखो। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य को बांटना, कार्य को काय के अनुसार बांटना, एलिजिबिलिटी के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार। और लास्ट में रिपोर्ट का संबंध होना चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किससे आदेश लेगा। ये हो गया आपका संगठन की प्रक्रिया। अब बात करता हूं संगठन के ढांचे की कि ढांचा स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो देखिए बेटा, स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। देख लीजिए, स्ट्रक्चर के बारे में इतना याद रखना है कि स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। सिर्फ शब्दों का खेल है, सारे शब्दों को याद रखना। लिख देते हैं संगठन का ढांचा में आप क्या पढ़ेंगे। ढांचा में आप पढ़ेंगे दो प्रकार के ढांचे होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं कार्यात्मक ढांचा, इंग्लिश में लिख देता हूं फंक्शनल, और दूसरे को बोलते हैं प्रभागीय। ये क्या होता है अभी समझिए इसको जरा। डिविजनल बेटा, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए फंक्शनल वाला क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं कि एक जैसे बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके काम तो अलग अलग होंगे। जैसे सेल करना मतलब वस्तुओं को बेचना। अब वो वस्तु बेचता होगा तो खरीदता भी होगा कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो एक हो गया सेल, एक हो गया परचेस, और एक हो गया एक टीम उसकी लगी होगी जो मार्केटिंग देखती होगी, बिल्कुल एक मार्केटिंग देखती होगी, एक फाइनेंस देखती होगी, पैसे वैसे कम तो नहीं पड़ रहे। तो एक किसी कंपनी के एक कार्यों को, वही जो अभी तक आपने सीखा, अलग अलग टाइप के कार्यों को अलग अलग रख दो। सेल वाला डिपार्टमेंट ये है, परचेस वाला ये है, मार्केटिंग वाला ये है। इसी को बोलते हैं फंक्शनल। आपने काय के अकॉर्डिंग किया, आपने कार्यों के अकॉर्डिंग किया। तो क्या बोलेंगे कि जितने भी कार्य हैं उनको बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड करना। कार्यात्मक विभाग यानी फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो लिख देता हूं नॉलेज के लिए, सभी कार्यों को कार्यात्मक विभाग। बेटा कठिन शब्द है, बस है कुछ भी नहीं, शब्दों का खेल है। कार्यात्मक विभाग मतलब मैंने जो अभी बताया था, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। फंक्शनल डिपार्टमेंट कार्यात्मक विभाग में डिवाइड करिए, विभाजित करें।
विभाजित करें। चलो अच्छा है, मैंने अभी बता दिया, हड्डी रोग वाला अलग, एक्सरे वाला अलग, ब्लड डोनेशन वाला, पैथोलॉजी लैब वाला अलग, सीधी सी बात है एक जैसे कार्यों को। तो भाई हो गया खत्म, इसके बाद कुछ नहीं बचता। अब इसमें क्या होगा, इसमें कैसा बनेगा, इसमें स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं, उदाहरण दे रहा हूं। इसमें स्ट्रक्चर बना सेल डिपार्टमेंट, सॉरी परचेस डिपार्टमेंट, इंग्लिश में लिख दिया पी। विक्रय, विक्रय सेल डिपार्टमेंट, इंग्लिश में लिख दिया से। आप खुद समझते हैं, आप खुद मार्केट में रहते हैं, आज डिजिटल इंडिया में रहते हैं, आपको सब मालूम रहता है क्या क्या होता है। बेटा ऐसे तो होता है, एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंटिंग अलग होता है, अकाउंट वाला सिर्फ अकाउंट देखता है। तो मैं लिख देता हूं उदाहरण के लिए सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग को इंग्लिश में विपणन बोलते हैं, ये भी हमारी एक यूनिट है, इसको भी अच्छा पढ़ना है, मार्केटिंग। इसके बाद आपको मालूम हो जैसे जैसे पर्सनल क्या होता है, एक पर्सनल वो होता है जिसको आप व्यक्तिगत बोलते हैं, स्पेलिंग अलग है, और एक पर्सनल होता है जिसको आप बोलते हैं कार्मिक। कार्मिक मतलब आप और हम जितने भी लोग ऑफिसर बनेंगे ना, हम सबको मिला के बोलते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन में क्या होता है बेटा, भर्ती करना, ट्रेनिंग करना, नियुक्ति करना। जैसे आप लोगों का पटवारी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, नियुक्ति हो रहा है, तो ये सब काम किस में जा रहा है, ये कार्मिक विभाग में जा रहा है। तो मैं लिख देता हूं पर्सनल यानी कार्मिक, कार्मिक। और आपको ये भी मालूम है कि एक होता है अकाउंट, अकाउंट मतलब लेखा विभाग। लेखा विभाग क्या करेगा, वो कोई सामान बेचेगा नहीं, वो तो सिर्फ अकाउंट देखेगा, कितने का फायदा हुआ, कितने कितने लोग मुझसे पैसा ले गए, कितने लाए। ये कैश विभाग, कैश डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट लिख देता हूं, अकाउंट डिपार्टमेंट। फिर लिख देता हूं पर्सनल। तो ये जो आपने पांचों स्ट्रक्चर बनाए बेटा, ये पांचों स्ट्रक्चर काय के बेस पे बनाए। आप बोलेंगे सर ये कार्य अलग अलग है, परचेस का काम अलग ही है, तो परचेस का एक टीम बना दिया, सेल का काम अलग है, सेल का एक टीम बना दिया, मार्केटिंग वाले बंदे मार्केटिंग करेंगे, वो सेल वालों से उनको कोई वो इंटरफेयर नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं। हालांकि सबके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। मैंने आपको शुरू में बताया कॉलेज का एग्जांपल, सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी ऊपर जाएगी कैसे, ठीक है ना, कंपनी ऊपर जाएगी नहीं। तो ये था आपका क्या, ये है आपका ढांचा, ये आपका ढांचा है। अब दूसरी बात, अब उसमें चलते हैं प्रभागी में। प्रभागी में थोड़ा लफड़ा है। प्रभागी में क्या होता है, कोई कोई कंपनी बेटा ऐसी है जो कई काम करती है, कई काम करती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब वो बेटा ब्यूटी पार्लर का सामान बेचती है, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक ये भी बेच रही है, और वही कंपनी ड्रेसेस भी बेच रही है, कुर्ते, शॉर्ट, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, अरे कपड़े भी बेच लेती है। ब्यूटी पार्लर का वहां पर आप कई सारे दुकान पे जाते हैं, आप कई सारे स्टोर पे जाते हैं ना, स्टोर पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मॉल में क्या मिलता है आपको बताओ, मॉल में क्या आप जाते हो तो क्या वहां पर सिर्फ एक ही चीज मिलती, नहीं, आप मॉल में कपड़े भी ले लेते हो, जूते भी ले लेते हो, अरे आप आलू प्याज भी ले आते हो, अरे चाय पत्ती भी ले आते हो, शक्कर भी ले आते हो। अरे बाप रे, ये कैसे करेगा, ये सेल और परचेस अलग अलग तो बना नहीं पाएगा। पहले तो ये छांटेगा, किराने वाले अलग, ब्यूटी पार्लर वाले, ये लिपस्टिक पाउडर वाले अलग, स्वेटर वाले अलग, कपड़े वाले अलग, शूज वाले अलग। तो बेटा ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज, ध्यान से सुनना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो बहुत सारे प्रकार के कार्य करती है, मतलब उनके जो कार्य हैं एक से अधिक उत्पादन, उनके यहाँ जो प्रोडक्शन है वो एक नहीं, वो शक्कर नहीं बेच रहे, वो शक्कर भी बेच रहे हैं मॉल में, आपको प्याज भी बेच रहे हैं, और स्वेटर भी बेच रहे हैं, जैकेट भी बेच रहे हैं, तकिया भी आप ले लेते हैं, बाल्टी भी बेच रहे हैं, और आपका सर्फ एक्सल भी बेच रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो मैं लिख देता हूं ऐसी कंपनी में ये बनता है जहां पर एक से ज्यादा उत्पाद, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, अब इतने में आप समझ जाएंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, वहां पर ये वाला डायरेक्ट नहीं बनता, वहां पर डिविजनल बनता है। पहले उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको हर काम के लिए अलग अलग डिवीजन बनाने पड़ते हैं, हर व्यावसायिक इकाई के लिए, हर उसके लिए एक डिवीजन बनाएगा। डिवीजन कोई बोल रहा है प्रभाग, क्या बोल रहा है प्रभाग, तो ये क्या करेगा, ये प्रभाग बनाएगा। देखो मैं इसका प्रभाग कैसे बना रहा हूं, इसका मैनेजर ये रहा, यहां भी एक मैनेजर है बेटा सबसे ऊपर, इन सबका मैनेजर ये रहा, सामान्य प्रबंधक जो सबको हेड, इन सब में हेड है, परचेस वाला हेड ये रहा, सेल वाला ये रहा, मार्केटिंग वाला ये रहा, कार्मिक वाला ये रहा, अकाउंट वाला, और ये सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका बॉस ये रहा, सबसे बड़ा मैनेजर, जिसको आप बोलेंगे जनरल मैनेजर, टॉप मैनेजर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैनेजर आ रहा है, मैनेजर मतलब ये बहुत बड़ा मैनेजर, ये बोल रहा है पूरे मॉल का मैं देखूंगा कितना बिका। तो देखो मॉल में क्या क्या बिकता है, लिख दो इसमें। ये क्या कर रहा है, प्रसाधन, प्रसाधन मैंने लिख दिया, आप समझ लें ब्यूटी पार्लर वाला जो भी है आपका, जो भी बोलते हैं आप, साज सजावट, पाउडर, क्रीम, लेकमे वेकमे जितना भी आता है सब, ठीक है ना। एक क्या कर रहा है, ड्रेस, कपड़े, कपड़े को मैं लिख देता हूं वस्त्र, वस्त्र, यही आपको वस्त्र भी दे रहा है। एक क्या दे रहा है, फुटवेयर, फुटवेयर को लिख रहा हूं, फुटवेयर ही लिख रहा हूं, फुटवेयर जूते चप्पल जो भी लिखे, पादुका लिख देता हूं, बिल्कुल हिंदी लिखना हो तो ये लो पादुका, फुटवेयर। और उसके बाद एक कुछ भी लिख लो, किराना भंडार, किराना भंडार। तो बेटा ये तो सब अलग अलग है। इसने कैसा बनाया था, इसने सेल, परचेस, विपणन, इसने काम के अकॉर्डिंग बनाया था। इसने कैसा बनाया, इसने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाया कि ये भाई प्रसाधन वाले में सब यही जाएगा, इसमें सब साज सजावट आएगा, पाउडर आएगा, क्रीम आएगी, लिपस्टिक आएगी, टीकी, बिंदी जो भी रहता है, इसमें क्या जाएगा, इसमें कपड़े पूरे आ जाएंगे, इसमें पूरा फुटवेयर आएंगे, सैंडल, जूते सब आ जाएंगे, इसमें क्या किराना। अब बताओ एक अंदर जा रहा हूं मैं, इसके अंदर जाऊंगा क्या, इसके अंदर जैसे एक के अंदर जा रहा हूं किसी, ये जूते के अंदर, तो क्या जूते के अंदर जाऊंगा तो क्या ये वापस बनना शुरू हो जाएगा ये वाला,
आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये वाला उस पर लागू हो जाएगा। तो वो बड़ा कि ये बड़ा, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको पहले डिवीजन बनाना पड़ रहे हैं और डिवीजन के बाद में वो ये भी फंक्शनली बना रहा है। तो लिख दूं, अब जूते वाला क्या बोलेगा, सेल डिपार्टमेंट, वही का वही आ गया। देखो ये वाला वापस आ जाएगा, ये देखो ऐसा कैसे लिख दो, क्रय विभाग परचेस, विक्रय विभाग सेल, ये सेल। तीसरा विपणन मार्केटिंग, विपणन मार्केटिंग, और अकाउंट यानी लेखा। तो मैंने 4 लिख दिया, समझ गए। आप बोलेंगे कि ऐसी कंपनी जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है, वहां पर ये वाला बनता है डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, डिविजनल स्ट्रक्चर डिवीजन के अकॉर्डिंग बनता है। इट मीन सादी बात करो, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, काय के अकॉर्डिंग बना है, ये सब क्या है बेटा, ये सब प्रोडक्ट है उसके, ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना। मगर आप ये भी याद रखेंगे कि हर प्रोडक्ट के अंदर, हर डिवीजन के अंदर क्या होता है, यही वाला आ गया ना वापस। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें डिवीजन बनता है, और डिवीजन के बाद कौन सा बनता है बेटा, वापस से फंक्शनल बनता है, फंक्शनल। तो ये बड़ी कंपनी के काम है। ये हो गया ढांचा, ये था संगठन का ढांचा। ये 4 चीजों पे बात की हमने, 4P पे बात कर ली, प्रोसेस पे बात कर ली, ढांचे पे बात कर ली, और डेफिनेशन। अब हम लास्ट बात करने जा रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक को बोलते हैं फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब आप समझते हैं, जैसे फॉर्मेलिटीज, आप बोलते हैं बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज निभा रहा है, तो फॉर्मल कब होते हैं हम, जब हमारे संबंध फॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, और जैसे हमारे दोस्त यार मिलते हैं हम इनफॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है औपचारिक संगठन और ये अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है बेटा, जिस कंपनी में आप काम करोगे, पटवारी के रूप में आप काम करोगे टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपका एक संगठन होगा। जैसे मैंने ये बनाया संगठन, यहां पर आप हो, ये रहे आप पटवारी हैं, आपके ऊपर नायब तहसीलदार है, उनके ऊपर तहसीलदार हैं, ऐसे करके ऊपर कलेक्टर साहब हैं। तो आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका एक सीनियर है, आपका एक जूनियर है, आपको उसी को रिपोर्ट करना है, ठीक है, उसी को रिपोर्ट करना है, उसी से आदेश लेना है। तो जो संगठन में रियल होता है वो फॉर्मल ही होता है। तो लिख देते हैं ये होता कैसा है, इसको डिसाइड कौन करेगा, इसको मैनेजर। तो पहली बात लिखेंगे प्रबंधक द्वारा निर्धारित। किसके द्वारा निर्धारित हुआ बेटा, ये प्रबंधक के द्वारा, मतलब मैनेजर ने आपको डिसाइड कर दिया। आप सोचिए किसी कंपनी में काम करने आप जाएंगे, प्राइवेट जॉब करने, तो बोलेगा आपको कि ये आपके सीनियर है, ये आपके सर हैं, आप इनको रिपोर्ट करेंगे, इतने बजे आएंगे, सारा सब कुछ समझाएगा वो आपको। तो आपके सीनियर जूनियर सब यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने सर से ही बात करेंगे। ऐसा नहीं आप 3 लेवल ऊपर जाकर सबसे हेड से बात करेंगे, जा रहा हूं मैं तो कंपनी के मालिक से मिलने, नहीं। आपको अपने सीनियर को बता देंगे मुझको ये प्रॉब्लम है, वो उसके सीनियर को बताएगा मुझको ये प्रॉब्लम है या इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहली लाइन में मैंने क्या लिखा, प्रबंधक के द्वारा निर्धारित होता है ना। और जितने भी आपके अथॉरिटी है, मैंने आपको बताया या तो आपको अधिकार दिए जाएंगे, और जब अधिकार दिए जाएंगे तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी। मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व ये दोनों का जोड़ा है। पिछली क्लास में भी हमने बता दिया था, अधिकार और उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन होता है, स्पष्टीकरण होता है, क्लियरिफिकेशन। तो लिख देते हैं अधिकार राइट्स, इंग्लिश में लिख देंगे राइट्स या अथॉरिटी, राइट्स या अथॉरिटी, अधिकार एंड उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन, स्पष्टीकरण लिख लेंगे, स्पष्टीकरण होता है। ये फॉर्मल है। फॉर्मल की अब ये 2 ही बातें याद रखें कि भैया एक तो ये कि कंपनी खुद ही हमको बता देती है, मैनेजर ही निर्धारित करता है कि आपके संगठन में कौन है, आपका सीनियर कौन है, आपका जूनियर कौन है। मगर अब होता क्या है, होता सब दूर यही है बेटा, आप जानते हो, आप इंडिया में रहते हो, बहुत आप देखते हैं ये सब चीजें। अब होता है कि मैं किसी कंपनी में काम करने गया, ठीक है। अब मेरा ग्रुप कौन सा है, मेरे साथ वर्मा जी है, मिश्रा जी है और शर्मा जी है, शर्मा वर्मा एंड मिश्रा जी। अब इनके साथ में काम कर रहा हूं कंप्यूटर पे, ज्यादा मेरी इनसे पटती नहीं, खड़ूस से शर्मा जी, ये वर्मा जी भी खड़ूस से, मेरी कहां पट रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में एक भाई साहब है यादव जी, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो क्या होता है, जब भी लंच होता है मैं उनके पास चले जाता हूं, यादव जी अपन साथ में टिफिन खाएंगे, अरे मेरे डिपार्टमेंट तो सब खड़ूस है यार, आप आओ, आपका डिपार्टमेंट अच्छा है। भैया तेरा डिपार्टमेंट ये था, देखो इनके साथ बोला था कि काम करना है, तू लंच में उधर चले जाता है, कॉफी पीने उधर चले जाता है। तो जो अनौपचारिक होते हैं वो अपने आप ही बन जाते हैं। सीधा सा उदाहरण दूं, आप किसी भी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब जाते हो तो पहले दिन आपको कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता, आप चुपचाप आगे वाली बेंच पे आके बैठ जाते हो कॉपी खोल के। मगर 4 दिन 5 दिन बाद आपका ग्रुप बन जाता है, अरे मैं उस लड़की के साथ पढ़ता हूं, आपका कुछ ज्यादा ही गहरा ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। वो जो आप ग्रुप बना लेते हैं वो इनफॉर्मल है, वो आप बनाते हैं। जबकि टीचर ने आपको बोला आप इस सीट पे बैठेंगे, फिर आप थोड़ी दिन बाद बोलते हो कि वो मेरा दोस्त वहां बैठा है, मैं भी वहीं बैठूंगा उस सीट पे। आप अपने दोस्त के साथ बैठने लगते हैं, उसके साथ चाय पीने चले जाते हैं, उसके साथ आप घूमने चले जाते हैं, ठीक है ना, उसके बर्थडे में जाते हैं इधर। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपने खुद ने बनाया, क्या कंपनी ने बना के दिया आपको, नहीं, कंपनी ने तो ये वाला बना के दिया कि ये आपके साहब हैं, मगर आपके साहब से आपकी नहीं पट रही, और उनके भी जो एक और साहब है उनसे आपकी पट रही, वो आपके दोस्त बन गए क्योंकि संडे था और उस कंपनी के सारे लोग क्रिकेट खेलने गए। अब बोले आज एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो सब क्रिकेट खेलने गए, वो आपकी क्रिकेट में दोस्ती हो गई, अरे यार कितने बढ़िया है सर, अरे सर तुम मेरे घर आओ, मेरी बेटी का बर्थडे है, अपन तो दाल बाफले की पार्टी, सर आना जरूर। आप अपने जो रियल आपके हेड है उसको नहीं बुला रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट के 4 लोग आपके दोस्त बन गए। आप बोलेंगे यार
छुट्टी ले लेते हैं, अपन घूमने चले गए जम्मू कश्मीर, तो आप जम्मू कश्मीर जाने के लिए अलग ही ग्रुप बना लेते हो, जबकि आप उस डिपार्टमेंट में नहीं हो, आपका उससे डायरेक्ट लिंक नहीं, वो आपका सीनियर नहीं है, जूनियर नहीं है, फिर भी आपके संबंध, तो ये कैसे बनते हैं? ये हमारे रिलेशनशिप है, हमारे सामाजिक संबंधों पर बनते हैं। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? ये प्रबंधक डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड कर रहा है? प्रबंधक। और यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे ये क्या है, अनौपचारिक क्या है, तो आप बोलेंगे नेटवर्क। नेटवर्क है सोशल संबंधों का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है। तो लिख देता हूं ये सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है, सामाजिक संबंधों, संबंधों का तंत्र है, तंत्र लिखे या नेटवर्क लिखे चलेगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 5 मिनट सुनना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है, मतलब सीधी बात करूं तो मेरी तो उससे पट रही है, जिससे आपकी पटती है, आप उसके साथ घूमते हो, उसके साथ खाना खाते हो, उसके साथ मूवी देखने जाते हो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है। अब दूसरी बात देखना, तो ये किसने बनाया? ये प्रबंधक ने बनाया। तो फिर ये किसने बनाया? आपने बोला ऐसा कोई हमने बनाया नहीं, ये तो अपने आप ही बन गया। अपने आप कैसे बन गया? हमको नहीं मालूम पड़ा, हम दोनों कब दोस्त बन गए, हम दोनों कब एक दूसरे में घुल मिल गए। आप किसी के दोस्त कम बन जाते हो, इसके लिए कोई नियम लिखते हो कि आज से हमारी दोस्ती शुरू होती है, आज तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। कब आप उससे बात करने लगे, कब आपको उसकी बातें अच्छी लगने लगी, कब आप उसके प्रभाव में आ गए, और कब आपने उसको अपना बिल्कुल पक्का वाला दोस्त बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये अपने आप, ऑटोनोमस, स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप ही जन्म लेते हैं, स्वतः ही जन्म इनका होता है, स्वतः ही इनका जन्म होता है, मतलब इसको कोई मैनेजर आके बनाता नहीं है। ये भाई हमारी दोस्ती, आप तो सीधे दोस्ती का उदाहरण लीजिए, आपके दोस्त अपने आप दोस्ती बन गई आपके लिए, उसमें किसी ने बोला नहीं कि आज आपका एग्रीमेंट हो रहा है कि आज से कागज पे लिखा जा रहा है, लिखित समझौता हो रहा है कि आज से सुनील पिता ये फलाने के दोस्त कहलाएंगे, ऐसा तो नहीं है। दोस्त तो दोस्त होता है, कब दोस्त बन जाता है, कब दोस्त गहरी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये कौन से हो गए? ये इनफॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में सामाजिक संबंध होते हैं, हमारी जिससे पड़ती है उसके साथ हम ग्रुप बना लेते हैं। अब एक ग्रुप बनाया था कंपनी ने, देखिए कंपनी का ग्रुप ये रहा, देखिए 1 2 3 है ना, और उसके बाद इधर देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 4। अब देखो चारों अलग अलग ग्रुप है ना। कंपनी बोल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मगर आप जब घर पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका इसमें का एक वर्मा जी एक, इसमें से शर्मा जी 2, और इसमें से यादव जी 3, ये तीनों बना दिए। इन तीनों की कुछ ज्यादा ही पटती है। क्या इन तीनों का एक दूसरे से और एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में है? ये नहीं है, फॉर्मल में नहीं है। मगर ये तीनों जब भी कहीं जाएंगे, तीनों शाम को मंदिर घूमने जाएंगे, ऑफिस के बाद तीनों लंच में एक साथ टिफिन खाएंगे, तीनों अपनी अपनी वाइफ को लेकर घूमने जाएंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तीनों कुछ भी मूवी देखने जाएंगे, तीनों बोलेंगे चले मूवी, हाँ चले चले, तीनों पक्के दोस्त है। तो बेटा ये इनफॉर्मल है। ये कैसा है? इनफॉर्मल है, जो कंपनी ने बना के नहीं दिया। कंपनी ने जो बना के दिया उससे आप बात ही नहीं कर रहे हो, बोले उससे पड़ती नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर कर लेते हैं। सबसे पहले अब आप बताते जाओ कौन सा स्थायी होगा। स्थायी मतलब जो कंपनी ने बनाया, ये इसमें स्टेबिलिटी होगी, तो आप लिख देंगे इसमें ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, स्थायी प्रकृति होती है इनकी। दूसरी बात, स्थायी प्रकृति होती है, एक तो ये बता दिया। इसमें क्या होता है? स्थायी होता है। एक बात बताइए, हमने पिछली क्लास में बताया था हेनरी फेवल में, यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? याद करिए कि मैं एक कर्मचारी हूं, मुझको 4 लोग आदेश देंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक ही व्यक्ति बताओ किसका आदेश सुनना है, तेरा सुनूं कि तेरा सुनूं, दोनों ही बॉस हो, तो एक ही व्यक्ति से आदेश लेगा। एक कर्मचारी किसी एक ही ऑफिसर से आदेश लेगा, ये क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड होती है। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड भी मिलेगा आपको। इसमें क्या क्या मिलता जाएगा? ये तो भाई फॉर्मल है, इसमें सब कुछ मिलेगा। आदेश की एकता होगी, इसमें आदेश की एकता होगी, यानी यूनिटी ऑफ कमांड होगी। तीसरा और क्या मिलेगा? अब इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान देना, इसमें फॉर्मल बना रहा हूं, इधर देखिए ध्यान से, ये फॉर्मल है आपका, ठीक है। और आप पटवारी हैं। अब आप बताओ, आप पटवारी हैं तो रिपोर्ट किसको करेंगे? नायब तहसीलदार को। तो रिपोर्ट करने के लिए आपको एक लाइन दी गई है कि आप इनसे बोलिए, ये इनसे बोलेंगे, वो उनसे बोलेंगे। आप डायरेक्ट सीधे मेन बॉस के ऑफिस में मत आ जाना कि मुझको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो? कम्युनिकेशन की चैनल हम देंगे। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो संप्रेषण के जो स्तर होंगे, कम्युनिकेशन के जो लेवल होंगे, जो चैनल होगी, वो पहले से डिसाइड होगा और वो पद सोपान में होगा। ये जो मैं बार बार डायग्राम बनाता हूं इसको पद सोपान बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिख रहा हूं संप्रेषण। संप्रेषण को इंग्लिश वाले लिखेंगे कम्युनिकेशन। संप्रेषण जो होगा वो क्या होगा? स्तरों के रूप में होगा। स्तर मतलब लेवल्स, लेवल्स के रूप में, स्तरों के रूप में। मतलब ये ऐसा बना लेंगे कि ये भैया एक ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, एक के ऊपर एक होंगे, ऐसा नहीं। मगर यहां पर ऐसा होगा, यहां पर तो देखो कौन किससे बात कर रहा है मालूम ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉस तो यहां है, देखो आप यहां हो, आपका बॉस आपके ठीक ऊपर आपका बॉस है, आपके अपने बॉस से पट ही नहीं रही है, और उनके भी जो बॉस है ना, हाँ, उनकी वाइफ और आपकी वाइफ दोनों सहेली हैं, एक ही गांव की हैं, ठीक है ना। तो आपकी दोस्ती कहाँ कोई बॉस के भी बॉस से। कई बार आप देखते कंपनी में मेरे को चमका रहे हैं, मैं इनके भी बॉस को जानता हूं, उनसे मेरे एक नंबर संबंध है, मेरे घर पे आते जाते रहते, दाल बाफले की पार्टी होती। तो आप कहाँ चले गए भैया? तो आपको डायरेक्ट कुछ बात बोलना होगी तो आप सीधे ही बॉस को बोलोगे, रुक तेरे भी बॉस को बोलता हूं, मेरी बातचीत उनसे बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो
इसमें क्या होता है, इसमें संप्रेषण की एक दिशा होती है, डायरेक्शन, और ये हवा में ही चलता है। कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है कंपनी की बात, कौन किसके साथ घूमने जा रहा है, पिकनिक कर रहा है, कोई इसमें दिशा निर्देश दिशा इसमें पक्की नहीं होती। अब कौन स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग यही होगा। ये तो भैया फिर वही वाली बात है कि आज पट रही है और कल नहीं भी पटेगी, कल वापस ग्रुप टूट जाए। अभी तक सही था, अब ज्यादा तेज चलने लगा तो दोस्ती भी टूटती है, दोस्ती बनती भी है अपने आप और टूटती भी धड़ाक से, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है कि ये मजबूत दृढ़ होते हैं, दृढ़ का मतलब स्ट्रांग लिख लेना, मजबूत होते हैं, जल्दी में टूटते नहीं, क्योंकि कंपनी ने बना के दिया है, ठीक है ना। कंपनी ने आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, ये एक के ऊपर एक आपने कंपनी ने सब बना के दिया, किसके ऊपर कौन है भैया, सब अपने अपने ऑफिसर को फॉलो करेंगे। तो लिख दिया ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ यानी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, निश्चित भी लिख सकते हो, निश्चित होते हैं। दृढ़ या निश्चित मतलब जो बार बार बदले ना, जो बार बार बदले ना वो निश्चित होता है। अच्छा, इसमें लीडर कौन है, इसमें लीडर कौन है बेटा, वही जो हमारा प्रबंधक है, मैनेजर ही हमारा लीडर होगा। तो लिखो इसमें नेता, नेता बराबर मैनेजर, नेता बराबर प्रबंधक, प्रबंधक ही इसका लीडर होता है। मैनेजर इज ऑल्सो लीडर, मैनेजर ही इसका क्या है, लीडर है, नेता है। मगर उधर क्या होगा, उधर तो ये तीनों दोस्त हैं, हमारा नेता ये है यादव जी, वो मन से ही नेता बना लेंगे, हो सकता है सीनियर जूनियर ही हो, ठीक है ना। आपके बॉस के भी बॉस से आपकी अच्छी पड़ती है, मगर वो जो बॉस के भी बॉस है वो आपको बोलते हैं तू बोल क्या करना है, तू जो बोलेगा तेरे लिए कर दूंगा, बोल तू क्या करना है, मतलब उनने आपको नेता बना दिया छोटे को। तो कंपनी में हम सीनियर और जूनियर हैं, मगर ऐसे हम जैसे इंडिविजुअल मिलते हैं तो हमारे बीच में नेता चेंज हो जाते हैं। तो ये सब किसकी विशेषता लिख रहे हैं, ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिख रहे हैं। ये इसमें जो संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसकी एक डायरेक्शन होगी, ये दृढ़ होंगे, निश्चित होंगे, इसमें अधिकार और दायित्व, ये लिख दिया शुरू में, अधिकार और दायित्व का स्पष्ट होगा। अब वहां पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर अधिकार और दायित्व का स्पष्टीकरण होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ व्यक्तिगत गुणों से देंगे, व्यक्तिगत गुणों से क्या मिलेगा, अधिकार और दायित्व, अधिकार एंड दायित्व मिलेगा। क्या मतलब हुआ कि भाई आपका ग्रुप है, आप सब लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनमें आपने बोल रहा कि अरे ये हमारा नेता है और इसके ये अधिकार है, तू बोल क्या करना है, तो आप इसमें अधिकार फालतू में किसी को भी अधिकार दे रहे हैं। तो व्यक्तिगत गुणों से अधिकार और दायित्व उसमें डिसाइड हो जाते हैं। और इसमें आपको क्या बोलेंगे, इसमें आप बोलेंगे जो कम्युनिकेशन होता है, ये संप्रेषण ये दिशा में होता है, इसमें आप बोलेंगे संप्रेषण किसी भी दिशा में हो जाता है, संप्रेषण किसी भी दिशा में होता है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, इसमें आदेश की एकता होती है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें आदेश की एकता जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई किसी से भी आदेश ले लेता है, कोई किसी की भी बात सुन लेता है। ये स्थायी होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, ये वाले परिवर्तनशील होते हैं, चेंज होते रहते हैं, परिवर्तनशील। कई बार आप अपने ग्रुप में से किसी को बाहर कर देते हैं, अरे आज के बाद इसको ग्रुप में मत बुलाना, ये इसकी नहीं पड़ती, अब इसको नहीं ले जाएंगे। पिछली बार जम्मू कश्मीर गए थे घूमने, ये इसका व्यवहार नहीं जमा, आपकी बार इसको नहीं ले चलेंगे, तो आप अपने आप एग्जिट भी कर देते हो उसको, ठीक है ना। तो परिवर्तनशील होता है। इसमें नेता कौन होता है, प्रबंधक होता है, और इसमें नेता कौन होता है, इसमें नेता जो होता है वो प्रबंधक भी हो सकता है, आपकी मैनेजर से अच्छी पड़ती हो सकता है आपका जो रियल मैनेजर है आपके ऊपर वही आपका दोस्त भी हो, तो मैनेजर भी हो सकता है और अदर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकता है। और कौन डिसाइड करता है इसमें, नेता, इसमें ग्रुप डिसाइड करता है कि हम सब क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम ग्रुप में बोलेंगे नहीं यार आज के बाद अपना नेता है जो बोलेगा करेंगे, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर घूमने जाते हो, वैष्णो देवी दोस्तों के साथ जाते हो, तो कैसे करते हो, तू लीडर है, तू बता कहाँ पे खाएंगे, हाँ 200 किलोमीटर बाद खाना खा लेंगे, ठीक है, क्या खाएंगे तू बोल दे, हाँ एक कोई लीडर बना, तू बोल क्या करना, सारे पैसे उसको दे देते हो। तो इसमें नेता प्रबंधक भी हो सकता है, या फिर ग्रुप द्वारा डिसाइड भी हो सकता है, ग्रुप द्वारा निर्धारित भी हो सकता है। ये कुछ भी बातें ऐसे रटने जैसी नहीं है, सिर्फ इसलिए 4-5-6 बातें बता रहे हैं कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तो आप कम से कम पहचान पाएं कि सर किसकी बात हो रही है, ये फॉर्मल की हो रही है या फिर इनफॉर्मल की हो रही है, ध्यान रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन आता है कि क्या ये जरूरी है या ये, तो बेटा कुछ गुण और दोष इसमें भी हैं और कुछ गुण और दोष इसमें भी हैं, ठीक है ना। इसलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को फॉर्मल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मगर इनफॉर्मल को हमेशा के लिए बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल कई बार बहुत ज्यादा फायदा भी कर देते हैं। इनफॉर्मल का भी फायदा होता है। एक एग्जाम्पल बोलता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, आप एक में ही समझ जाएंगे। ये मेरे सीनियर, ये मेरे जूनियर हैं, और ये मेरे सीनियर हैं, ये उनके सीनियर हैं, ये उनके सीनियर हैं। अब इस बंदे को, नीचे वाले बंदे को कुछ बात बोलनी है, उसको समझाना है, कुछ गलती कर रहा है, वो कुछ गलती करता है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है, तो मैं मैनेजर हूं, मैं समझाऊंगा। आप गलत करते हो तो उसको चिढ़ जाएगा वो कि अरे यार बॉस ने डांटा, मगर उसका दोस्त समझाएगा कि भाई तेरी ये गलती है, तू इसको सुधार ले, तेरी वजह से बहुत लॉस हो रहा है ना, तेरे को बता रहा हूं मैं, सर ने बोला है किसी को बताना मत, मैं चुपचाप से बता रहा हूं। आप बोलते ना कि तू किसी को बताना मत कि मैंने बताया है, बाकी तेरे बारे में ऐसी बातें चल रही, मतलब भिड़ाना, ठीक है ना, जिसको आप बोलते भिड़ाना, चुगली। तो कई बार जो कठोर निर्णय हम डायरेक्ट नहीं दे पाते, वो हम इनफॉर्मल के माध्यम से दे देते हैं, और वो बच्चा मान भी जाता है, सामने वाला मान भी जाता है, हाँ सही है तूने समझा दिया, आज के बाद ध्यान रखूंगा, ठीक है ना बेटा। तो ये भी फायदेमंद हो जाते हैं, और ये तो है ही, ये तो ओरिजिनल होते हैं, ये फॉर्मल होते हैं। तो ध्यान रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों की जरूरत है आज की। मैं समझता हूं कि इतने में आपको समझ में आ गया होगा। ये आज की क्लास कंप्लीट हुई, और अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।